चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल तक हम लोग ने क्या किया था? वी हैड फिनिश्ड ऑफर, ठीक है। सी फॉर द फर्स्ट दिस फर्स्ट यूनिट आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट तुम लोग को पूरा बेस एक समझ में आ जाए, ठीक है। बाद में एक बार ग्रिप आ जाएगा ना, देन वी कैन कंटिन्यू। बेस्ट, थैंक यू। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे। अच्छा, तुम लोग ने होमवर्क में लिख दिया ना, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? यस और नो गाइस? अभी आज जो अपन स्टार्ट करें दैट इज एक्सेप्टेंस, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी अगर ऐसी ऑफर है जो एक्सेप्ट ही नहीं हुई है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनेगा? मतलब क्या वो अग्रीमेंट भी बनेगा क्या? नहीं। अपन ने ऑलरेडी बाइफर्केशन देखा है, अग्रीमेंट इज व्हाट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इज दिस क्लियर? सो इसका मतलब क्या होता है? देखो, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कहां पर दिया है? सेक्शन 2 क्लॉज बी। सेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है व्हेन द पर्सन टू हुम, जिसको भी तुमने ऑफर दिया है, इज मेड, द प्रपोजल इज मेड, सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू। मतलब जिसको भी तुमने ऑफर दे दिया है, अगर वो अपना असेंट दे देता है, असेंट कैन बी यस ऑल्सो, इट कैन बी नो ऑल्सो, ठीक है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मतलब नॉर्मली असेंट को यहां पर अपन क्या देखेंगे कि इट्स अ यस, ठीक है। तो मतलब क्या, तूने जो ऑफर दी थी उसका उसने यस जवाब दे दिया, मतलब वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है? द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? सी, प्रपोजल इज अनदर वर्ड फॉर ऑफर। प्रपोजल का दूसरा नाम क्या है? ऑफर। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? चलो मेरे साथ डेफिनेशन रीड करेंगे। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी, acceptance is defined as when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the assent thereto, the proposal is said to be accepted। समझ में आया? the proposal is said to be accepted मतलब जैसे उसने assent दे दिया, मतलब क्या उसने accept कर लिया, ठीक है। सो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अंडरस्टूड गाइस? इज दिस क्लियर? अब यहां पर समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। ध्यान से सुनना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिलेशनशिप क्या होता है वो समझते, फिर अपन वो डेफिनेशन का एनालिसिस करेंगे। बट पहले अपन को क्या समझना है? ऑफर और एक्सेप्टेंस का क्या रिश्ता है। तो अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसल, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted match is to a train of gunpowder, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? the effect of this observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undone। मतलब अगर तूने ऑफर दे दिया और अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब तुम्हारा एक तरह से क्या हो गया? प्रपोजल हो गया, मतलब क्या हो गया? अग्रीमेंट हो गया। फिर तुम वापस से उसको अनडन नहीं कर सकते। मतलब देखो, एक बार वो माचिस जला दिया, ठीक है, उसके बाद वो जल के खत्म ही हो जाएगा ना, मतलब उसको फिर वापस से थोड़ी कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना, इज व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, ठीक है। मतलब माचिस को जला और तुमने वो गन पाउडर में डाल दिया तो फटाका जल जाएगा ना, फिर उसको क्या रीडू कर सकते हैं? अंडू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। इसका मतलब क्या कि देखो, जब तक वो फटाका जलता नहीं, मतलब इन शॉर्ट फटाके क्या क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तुम लोग को एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। जब तक सामने वाले ने ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, तब तक कहने से तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम ऑफर को विड्रॉ कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तुम ऑफर में चेंजेस कर सकते हो, ये सब चीजें हो सकती है। इट इन इफेक्ट मीन्स दैट द ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। बट वंस एक बार ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया क्या गाइस? इज दिस क्लियर? अब देखो, अपन ने जो डेफिनेशन देखा ना, उसका एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 lakhs, तो प्रपोजल किसको मिला है? बी को मिला है। द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, दैट इज बी इन द अबव एग्जांपल, सिग्निफाइज हिज कंसेंट ऑन द प्रपोजल। बी हाँ बोल देता है। सी, ए ने क्या किया? ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं तुझे मेरी गाड़ी बेचूंगा 2 लाख के लिए। Now A is the offerer and B is the offeree or acceptor। जैसे ही B ने बोल दिया हाँ, मतलब क्या उसने कंसेंट दे दिया ना, उसने क्या दे दी? मंजूरी दे दी A को कि हाँ चलेगा, मुझे तेरी गाड़ी चाहिए।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी हैज सिग्निफाइड इज कंसेंट ऑन दैट प्रपोजल, मतलब दिस प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, और ये जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। अच्छा सपोज बी असेंट ना दे तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, मतलब ऑफर अभी वैलिड नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड गाइस? ओके, ये जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर समझाया ना रिश्ता, रिलेशनशिप ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये आगे आने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैंने समझाया। ठीक है, मतलब क्या, ये एक ही चीज बोलता है कि ऑफर को विड्रॉ करने का टाइम कब तक रहता है, जब तक सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता। द मोमेंट सामने वाले ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद तुम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। चलो अब रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस देखो, अपन ने रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर पढ़ा है, फिर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। अब ये लास्ट जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वैलिड कब माना जाएगा, तो सबसे पहली बात याद रखना, अपन ने जो बुल्टन वर्सेस जोन्स वाला केस लॉ देखा ना, उसका रेफरेंस इधर आएगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। मतलब ये जो केस था कि जोन्स ने सामान किससे मंगवाया था, ब्रोकलहर्स्ट से, ठीक है, बट वो सामान किसने डिलीवर किया, बुल्टन ने। तो क्या डेट सेटल होगा यहाँ पर, नहीं होगा। सी देखो, इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जनरल ऑफर का केस में तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना, बिकॉज इट इज अ जनरल ऑफर। तो पहला पॉइंट तुम लोग को समझा, एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, जिसके लिए वो ऑफर बनी है, जिसके लिए वो ऑफर बनी है, बराबर। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे घर पे जब भी क्रेडिट कार्ड डिलीवर होता है, क्रेडिट कार्ड या बैंक का चेकबुक या कुछ भी आ रहा है, तो क्या वो किसी को भी डिलीवर करके चला जाता है, नहीं। वो बोलता है कि जिसके नाम पे ये है वो आदमी किधर है। सपोज अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो या तो वो वापस चला जाएगा, या तो फिर वो क्या बोलेगा कि अगर उसका कोई रिलेटिव है तो उसका आईडी प्रूफ वगैरह सब लेता है और फिर उसको देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसे ही जब भी स्पेसिफिक ऑफर होता है तो उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है, सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? जैसे सपोज मैंने सोहम को एक ऑफर दी, ठीक है, कि अगर सोहम तू लॉ में 80 और 100 लेकर आएगा तो मैं तुझे ताज में ब्रंच के लिए लेकर जाऊंगा, ठीक है। सो ये ऑफर किसके लिए है, सिर्फ सोहम के लिए। अब सपोज सत्यम लेकर आ जाता है, बोलता है सर अब मुझे आप लेके जाओ। मैंने बोला ये ऑफर तेरे लिए तो था ही नहीं, क्योंकि ये ऑफर किसके लिए था, सिर्फ सोहम के लिए था, तो ओनली सोहम कैन एक्सेप्ट इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? और मेरा ऑब्लिगेशन, चलो सोहम को 79 है तो क्या मेरा ऑब्लिगेशन है क्या उसको लेकर जाने का, नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो एक्सेप्टेंस है ना वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब जिस मैनर में तुमको ऑफर दिया था उसी मैनर में तुमको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। उसी मैनर में उसको क्या करना है, तुमको एक्सेप्ट करना है। इज दिस क्लियर? जैसे देखो एग्जाम्पल, M offered to sell his land to N for 280 pounds. N replied purporting to accept the offer but enclosed a check only for 80. तो क्या ऑफर एक्सेप्ट हुआ? अरे 280 पाउंड का पैसा है, ये सिर्फ 80 पाउंड दे रहा है, तो क्या वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया? नहीं। He promised to pay the balance 200 by monthly installment of 50 each. Can I say it was held that N could not enforce his acceptance because it was not a unqualified one. ठीक है, सी क्वालिफाइड मतलब चेंज्ड, अनक्वालिफाइड मतलब एज इट इज। जैसे ऑफर 280 एक साथ देने का था, बट इसने क्या कर दिया, पहले 80 दे दिया और फिर बाद में बोलता है मैं इंस्टॉलमेंट में, तो थोड़ी ना यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस थोड़ी हुआ, ये तो अनक्वालिफाइड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सी नॉट एन अनक्वालिफाइड मतलब इट इज अ क्वालिफाइड। इज दिस क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वालिफाइड मतलब चेंज्ड होता है, क्वालिफाइड मतलब क्या, चेंज्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं। A offers to sell his house to B for 30 lakh. B replied, I can pay 24 lakhs for it. अब मुझे एक बात बताओ, जो ऑफर A ने दिया था वो तो रिजेक्ट हो गया ना, yes or no? As the acceptance is not unqualified. Not unqualified मतलब as it is. See, सुनो, इंग्लिश है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। नॉट अनक्वालिफाइड मतलब क्वालिफाइड होता है, नॉट अनक्वालिफाइड मतलब क्या होता है, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नॉट अ ट्रू एक्सेप्टेंस। समझ में आया? मतलब ये कुछ सिंपल एग्जांपल देते हैं। हम लोगों ने तुमको ऑफर दिया था, बराबर, कि तुमको अगर
यहाँ पर इंटर का बैच ज्वाइन करना है तो तुमको अर्ली बर्ड में 1000 रुपीज़ 1000 या 2000 रुपीज़ भरना पड़ेगा। तुम बोलोगे हम सिर्फ 200 रुपीज़ देंगे, तो हम थोड़ी ना तुमको बैठने लेंगे इधर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि तुमने हमारी ऑफर का क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो नॉट अ क्वालिफाइड मतलब क्या होता है? नॉट अनक्वालिफाइड मतलब क्वालिफाइड। इज दिस क्लियर? बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड एंड इज प्रिपेयर्ड टू पे 30 lakhs। दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ काउंटर ऑफर। अब देखो पहली ऑफर तो कैंसिल हो गई, सामने जो दूसरी ऑफर दे रहे उसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। अब एक ही मर्जी, ए को अगर उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? चलो एग्जाम्पल नंबर 51 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। A enquires from B, will you purchase my car for 2 lakhs? If B replies, I shall purchase your car for 2 lakhs if you buy my motorcycle for 50,000। अच्छा, साथ ही साथ इसमें क्या बोला है? एक और कंडीशन है, तो क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं। Your B cannot be considered to have accepted the proposal, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही लिखा होगा, yes I shall purchase your car for 2 lakhs, तो वो एक्सेप्टेंस होता है। बट सामने एक कंडीशन डाल रहा है ना, एंड कभी भी कोई भी एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है, नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्वालिफाइड मतलब चेंज, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए। समझ में आया क्या? सो इफ ऑन द अदर हैंड बी अग्रीज टू परचेज द कार फ्रॉम ए एज पर हिज प्रपोजल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब, तो वो क्या हो जाएगा? ए के प्रपोजल के हिसाब से अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा? वैलिड टाइटल टू द कार इज नॉट अ कंडीशन, देयरफॉर एक्सेप्टेंस इज अनकंडीशन। सिंपल बात बताओ, ए ने जो पहले ऑफर दिया ना, वो बी ने अगर एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया तो वो वैलिड ऑफर माना जाएगा और वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। बट बी ने ये जो लिख दिया ना आगे, इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000, तो वो क्या बन जाएगा? कंडीशनल एक्सेप्टेंस बन जाएगा, विच इज नॉट अ करेक्ट एक्सेप्टेंस। इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो देखो अब तक अपन ने दो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस देखा। पहली बात तो वो ही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए ऑफर है। दूसरा अपन ने देखा इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। दूसरा अपन ने क्या देखा? इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने यहाँ पर ये भी पॉइंट देख लिया, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। इट मस्ट बी व्हाट? अनकंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, अरे जो भी एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट भी तो करना चाहिए ना, सामने वाले को सपना आएगा क्या? क्योंकि हमने देखा ऑफर ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसका अगर टाइम लैप्स हो गया तो ऑटोमेटिकली हाँ मान लिया जाएगा। कल अपन ने देखा था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर कि अगर कोई भी उसका कम्युनिकेशन नहीं होता है तो मतलब इट इज नॉट डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कैसा होना चाहिए कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, तो एक्सेप्टेंस विल बी एंड शुड ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? देखो, to conclude a contract between the parties the acceptance must be communicated in some perceptible form। कुछ ना कुछ या तो एक्सप्रेसली कम्युनिकेट कर दो या तो कोई इम्प्लाइडली कम्युनिकेट कर दो। जैसे देखो कूली वाला एग्जांपल याद रखो, स्टेशन पे कूली ने तुम्हारा सामान उठा लिया, तुम कुछ नहीं बोले, तुम भी उसके साथ चल रहे हो बाहर तक, मतलब क्या? यू हैव एक्सेप्टेड इज ऑफर, यू हैव एक्सेप्टेड इज ऑफर। तो मतलब क्या? वो भी एक्सेप्टेंस हुआ, तुमने कुछ बोला नहीं और तुम उसके साथ चल रहे हो, तो चलना इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक ना बढ़िया सा केस लॉ है, दैट इज ब्रॉगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ठीक है, ये केस लॉ में क्या हुआ था देखना, फैक्ट समझो। बी अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी वाया मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर इज एक्सेप्टेंस। द मैनेजर रोड द वर्ड अप्रूव्ड। उसने क्या लिखा, वो उसके ऊपर जो अग्रीमेंट था उसके ऊपर क्या लिख दिया? अप्रूव्ड ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट अग्रीमेंट इन द ड्रॉअर ऑफ द टेबल इंटेंडिंग टू सेंड इट टू कंपनी सॉलिसिटर। उसने क्या बोला? वो ड्रॉअर में रख दिया और कंपनी के सॉलिसिटर मतलब लॉयर्स को भेज देगा फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप। अब आगे क्या हो रहा है? बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिमेन्ड इन द ड्रॉअर। वो अग्रीमेंट किधर था? ड्रॉअर में ही था। Held that there was no contract as the manager did not communicate his acceptance to the supplier। अरे ड्रॉअर में रख दिया तो उसको थोड़ी पता चलेगा सप्लायर को, उसको सपना आने वाला है क्या? तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? तो ये एक केस लॉ है। अब सिमिलरली ऐसा एक और केस लॉ है, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। यहाँ पर क्या हो रहा है?
वेर एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट एन ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कैनॉट बी डीम्ड एज एन एक्सेप्टेंस देयरटू। मतलब अगर उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई ऑफर आया है मुझे, तो ऐसे हम मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस हो गया? नहीं। अ मियर वेरिएशन इन द लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सब्सटेंस वुड नॉट मेक द एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव। मतलब क्या, मैंने एक्सेप्टेंस दिया बट मैंने उसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, मैंने टर्म्स चेंज नहीं किए। सब्सटेंस मतलब क्या, मैंने जो भी ऑफर था उसका जो मेन बोलते हैं ना अमाउंट है या डेट है वो सब चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी बदल दी। तो लैंग्वेज बदलने का मतलब इनइफेक्टिव एक्सेप्टेंस नहीं होता, इट इज स्टिल अ वैलिड एक्सेप्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कौन से केस लॉ में? हेवर्थ वर्सेस नाइट। अच्छा, तुम लोग को ये सारे केस लॉ इन डेप्थ नहीं, सिर्फ उसका जजमेंट बताया। समझ में आया तुम लोग को? पक्का? आगे बढ़ो। इसका देखो एग्जाम्पल देखो। ए प्रपोज्ड बी टू मैरी हिम। बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर, बी ने किसको इन्फॉर्म किया? ए की बहन को, दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम। अब बट हिज सिस्टर डिड नॉट इन्फॉर्म ए अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि बी को किसको बोलना चाहिए था? सीधा सीधा ए को बोलना चाहिए था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर चौथा कैटेगरी बोलता है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। मतलब तुम मोड ऑफ एक्सेप्टेंस चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर सपोज तुमको एक लेटर लिख कर आया है, ठीक है, ऑफर का, तो तुम भी उसका रिप्लाई कैसे करोगे? लेटर लिख के करोगे। अच्छा, सपोज ऑफर में ऐसा लिखा है या तो आप मुझे लेटर में रिप्लाई करो या तो कॉल कर दो, तो अगर ऑप्शन दिया है ऑफर में तो तुम वैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो क्या बोला है, वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर। ओके, एग्जाम्पल देखो। इफ द ऑफरर प्रिस्क्राइब्स एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड ऑफरी सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय ईमेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफर आता तुमको व्हाट्सएप पे और तुम उसका रिप्लाई करो इंस्टाग्राम पे, चलेगा क्या? कैसे वो रहेगा? इज इट थ्रू अ प्रिस्क्राइब मोड? नहीं। सो देर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इफ द ऑफरर इन्फॉर्म्स द ऑफरी दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? जैसे सपोज मैंने जो ऑफर डाला था सोहम को कि अगर तू 80+ लेकर आएगा तो मैं तुझे ताज लेकर जाऊंगा, तो मैंने उसको यहाँ पर क्लास में बोला था, ठीक है। अब वो उसका एक्सेप्टेंस मुझे इंस्टाग्राम पे भेजता है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आई कैन गेट अवे कि भाई मैंने तो बोला था तुझे क्लास में बोलने के लिए, तू तभी कुछ बोला ही नहीं, तो मैं समझ गया कि भाई तेरे को ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या है भैया? टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोला है कि ऑफर इज विद इन स्पेसिफिक टाइम, बराबर, जैसे सपोज मैं कोई एक प्रोडक्ट लेने के लिए गया था और मैंने उधर देखा कि फ्लैट 50% डिस्काउंट पे है, ठीक है। सपोज मैं ज़ारा गया था, ज़ारा में सेल चल रहा था न्यू ईयर्स का, 31 तक सेल था। अब मैंने उनको क्या पूछा कि ये सेल कब तक है, तो उन्होंने बोला कि ये सेल 31 तक है, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम हो गया। इन दैट केस सपोज जब मैं 1 जनवरी को जाऊंगा, जिस दिन सेल खत्म हो जाएगा, और मैं उधर बिलिंग काउंटर पे जाता हूँ और मैं उनको ऑफर देता हूँ, चलो इस पर डिस्काउंट दो, क्या वो लोग देंगे क्या? नहीं, टाइम खत्म हो गया ना। सो वही चीज़ है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, अगर कोई दिया है तो। बट जहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में देना चाहिए बिफोर द ऑफर लैप्स। इज दिस क्लियर? अब रीजनेबल टाइम कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, समझ में आ रहा है क्या? इज दिस क्लियर? जैसे सपोज तुमने तुम्हारे फ्रेंड को पूछा कि 31 के लिए क्या करना है, अब अगर उसने तुमको रात को 11 बजे तक कुछ भी जवाब नहीं दिया, मतलब समझ जाने का ना, ये सपोज 12 बजे तक कुछ बोला ही नहीं, कुछ पार्टी वार्टी करना है कि नहीं करना है, तो तुम समझ जाते हो ना, तो वो एक रीजनेबल टाइम होता है, ठीक है। रीजनेबल टाइम क्या है वो कानून में डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज रीजनेबल टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर कोई चुपचाप बैठा है, ठीक है, या कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा? नहीं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कायनात को ऑफर दिया, ठीक है, कि कायनात एक काम कर, तू ये मेरा आईपैड ले ले, ठीक है। अब वो कुछ बोली ही नहीं, ठीक है, मैंने बोला मेरा आईपैड ले ले, 25,000 में देता हूँ तेरे को, उसने कुछ बोला ही नहीं, तो जस्ट बिकॉज शी इज शट, ओके, शी इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, कैन आई कंसिडर इट इज एक्सेप्टेड? नो, आई कैन नॉट। सो मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मतलब क्या कि अगर कोई चुपचाप बैठा है, ठीक है, या अगर वो आंसर नहीं दे रहा है, तो
अनलेस कोई प्रीवियस कंडक्ट में ऐसा हुआ था, मतलब पहले भी मैं उसको कुछ भी बेचने को ट्राई कर रहा था तो चुपचाप ले लेती थी फिर, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रीवियस कोई कंडक्ट नहीं है या अगर कोई चुपचाप बैठा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्या उसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे? नहीं मानेंगे। समझ में आया क्या? अब देखो इधर एक बढ़िया सा केस ला, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। यहाँ पर क्या बोला है? फेल्ट मतलब अंकल ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 pounds, saying if I hear no more about it I shall consider the horse is mine at 30 pounds. The nephew did not reply to the uncle at all. He told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it only for his uncle. मतलब क्या, जब वो लोग ऑक्शन कर रहे थे तब उसने क्या किया, सुनना, तब उसने बाकी सारे के सारे घोड़े ऑक्शन में डाल दिए एक्सेप्ट फॉर द वन जो उसके अंकल को खरीदना था। सो बाय मिस्टेक द ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स। अब गलती से जो उसके अंकल को घोड़ा चाहिए था वो भी ऑक्शनर ने क्या कर दिया बेच दिया। अब एफ ने क्या किया, एफ स्यूड हिम फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मुझे एक बात बताओ, क्या वो यहाँ पर एफ अंकल जीत जाएगा? नहीं, क्योंकि नेफ्यू ने उसको कोई एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं। और क्या मियर साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाते? नहीं ना। So F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to. Are you getting my point? ना ही वो ऑक्शनर के ऊपर कोई केस कर सकता है, ना ही उसके नेफ्यू के ऊपर केस कर सकता है, because mere silence is not acceptance. Did you all understand this case law? Understood? And the last is acceptance by conduct or implied acceptance. इसमें हमेशा वो कुली वाला एग्जाम्पल याद रखना. That is very simple. क्या बोलता है? The performance of the conditions of a proposal or acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the proposal. Example देखो, when a tradesman receive an order from customer से जब भी एक order मिला and executes the order by sending to the customer. मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अमेजोन पे एक ऑर्डर दिया, अब अमेजोन ने मेरा प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया घर पे, सपोज वो कैश ऑन डिलीवरी था। जब प्रोडक्ट घर पे आता है मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं बोल दूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसका पैसा भी नहीं दूंगा, बराबर। बट सपोज मैंने प्रोडक्ट ले लिया, तो प्रोडक्ट लेने के बाद मैं दरवाजा बंद कर दूं क्या? तो तूने प्रोडक्ट क्यों लिया? प्रोडक्ट लिया मतलब क्या, यू हैव एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो नाउ यू आर बाउंड टू पे द मनी। इज दिस क्लियर? देखो, द कस्टमर्स ऑर्डर फॉर गुड्स कॉन्स्टिट्यूट द ऑफर which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. Are you understanding my point? Is this clear? जैसे देखो, जब मैंने Amazon पे ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और वो वापस से कैश ऑन डिलीवरी था, तो अगर उनको सामान भेजना ही नहीं था तो वो लोग नहीं भेजते, बट द मोमेंट उन लोग ने सामान भेज दिया मतलब दे हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? सो दिस इज वॉट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बट इसमें हमेशा वो कूली वाला एग्जांपल याद रखना, वो अच्छे से याद आता है, बराबर ना, कि कूली ने सामान उठा लिया, तुमने कुछ नहीं बोला, तुम भी उसके साथ चुपचाप चलते गए, मतलब क्या, यू हैव एक्सेप्टेड इज ऑफर, यू हैव एक्सेप्टेड इज ऑफर। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो टोटल कितने पॉइंट्स थे इसमें? 7 पॉइंट्स थे। ये 7 पॉइंट्स क्या है? दीज आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। चलो एक बार क्विकली सारे हेड पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, मतलब जिसके लिए ऑफर था वो ही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। फिर एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यहाँ पर भी एक केस लॉ है बढ़िया सा। उसके बाद इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, या तो एटलीस्ट रीजनेबल मोड में होना चाहिए। फिर टाइम, स्पेसिफिक टाइम में या तो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम कुछ लॉ में स्पेसिफिकली बताया नहीं है। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। समझ में आया तुम लोग को? पक्का? वंस अगेन ऑल द 7 पॉइंट्स। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? रुको, एक्सेप्टेंस कैन बी, बोलो वंस अगेन 3, 2, 1। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? फिर नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला है? एक्सेप्टेंस, देन उसके बाद क्या बोला? एक्सेप्टेंस मस्ट बी, देन टाइम, एंड मियर साइलेंस इज, एंड लास्ट में क्या बोला? एक्सेप्टेंस बाय
conduct or implied acceptance. Is this crystal clear everyone? Understood? पक्का? चलो let us start writing. हेडिंग दे दो तुम्हारे मॉड्यूल में, मॉड्यूल क्या बुक में हेडिंग दे दो. सबसे पहले एक्सेप्टेंस, उसका डेफिनेशन लिखो. पहले तो ये डेफिनेशन लिखो. हो गया? अभी देखो ये वाला पॉइंट लिखो जो मैं डिक्टेट करवा रहा हूं ना. यहां पर लिखो तुम लोग. हेडिंग दे दो अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंडसन. लिखो अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंडसन acceptance is to offer ये लिखा तुम लोग ने. एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. ठीक है, इसके अंदर लिखो पॉइंट ए. अभी जो मैं बोल रहा हूं ना पॉइंट ए लिखो. क्या बोल रहा है ये? व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन. पॉइंट ए क्या लिखोगे? व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन.
पॉइंट नंबर बी लिखो, बट ऑफर कैन बी विड्रॉन but offer can be withdrawn just before it is accepted. But offer can be withdrawn just before it is accepted. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो सी, acceptance converts the offer ध्रुव नहीं आने वाला क्या आज? Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. Last point लिखो D, an offer in itself cannot create legal relationship, but it is acceptance which creates a legal relationship. This is the last point, okay? बराबर ना, सिर्फ अकेला ऑफर थोड़ी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है. जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक उसका कोई वजूद होता है क्या? नहीं होता ना. यस और नो गाइस? हो गया. उसके बाद देखो, फर्स्ट रूल तुम लोग लिखोगे, फिर हेडिंग दे देना लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस. उसमें पॉइंट नंबर 1 में जितना मैंने हाईलाइट किया बस वही लिखो. एंड ये केस लॉ का रेफरेंस दे देना. केस लॉ तो तुम लोग ने ऑलरेडी लिख दिया ना पहले, बुल्टन वर्सेस जोन्स, यू हैव ऑलरेडी रिटन इट. ठीक है, सो डू नॉट राइट इट अगेन. कल तुम लोग ने वो जो क्वेश्चन इनविटेशन टू ऑफर वाला था वो तुम लोग को इजी लगा लिखने में? वो इसलिए क्योंकि अपन केस लॉज भी लिख रहे हैं. समझ में आ रहा है? अगर मैं केस लॉज नहीं लिखवाता ना तो तुमको समझ में नहीं आता कि आंसर कैसे बनाना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और वो जो तीनों केस वाला वो भी कर लिया तुम लोगों ने, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स वाला किया, डिस्कस किया था ना यहाँ पर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब. हाँ वो ठीक है. फर्स्ट पॉइंट हो गया, तुम लोगों ने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट.
चलो सेकंड में क्या लिखोगे तुम लोग? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, उसके बाजू में डैश करके लिखना, ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। बस इतना लिख लो। चलो ये हो गया, लिखा तुम लोगों ने यहां तक? ये तुम लोगों को समझ में आया ना? एक्सेप्टेंस 7 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस है। ठीक है, इसका कोई केस लॉ है? यस, ये वाला केस लॉ लिखो। सिर्फ रेफरेंस दे दो चाहिए तो, नहीं तो लिख दो ना, ये एग्जाम्पल लिख दो, फिर याद आएगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहुलाल। हो गया ये वाला लिख के। केस लॉ का नाम लिखना, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहुलाल AIR 1968 बॉम्बे 294, ये सारे नंबर है। हाँ,
AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर, पता था मुझे, तुम लोग पूछोगे AIR मतलब क्या होता है। ऑल इंडिया रैंकर नहीं है, वो CA में चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और उधर जो मैंने हाईलाइट किया है ना उतना कर लो। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म। और इसका जो केस लॉ है ना, ब्रॉगिन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, ये केस लॉ लिखना है तुम लोग को। इस केस लॉ का सिर्फ जजमेंट लिखोगे, क्योंकि जजमेंट ही याद रखना है ना, फैक्ट्स याद रखने नहीं तो पूरा ही लिख दो। जजमेंट वैसे भी 2 लाइन का ही है, पूरा लिख दो, ठीक है। सी अभी लिखी हुई चीजें एग्जाम में बहुत काम आती है तुमको, तभी लैंग्वेज ये सब, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपन ने देखा कितना वेटेज है कॉन्ट्रैक्ट का, चेक करो, उस दिन मैंने दिखाया था ना तुम लोगों को। अरे वो नहीं रे, जो क्वेश्चन वाइज कितने क्वेश्चन का था ओवरऑल पूरे पेपर में, कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल कर। थर्टी थ्री में ज्यादा होना चाहिए, 33 है। 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, यही आंसर इसका। ठीक है, ये वाला लिखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड में लिखो, और फिर उसका ये केस लॉ लिख दो। तुम लोग को केस लॉ समझ में आ रहे, इंटरेस्टिंग है ना केस लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉ बड़े इंटरेस्टिंग है, सारे अलग अलग है। इधर से भी एक ही केस लॉ याद रखना, ब्रॉगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे।
हो गया, केस लॉ लिख दिया। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। बस इतना ही लिख के छोड़ दो, उसमें और क्या ही एक्सप्लेन करेंगे ना। प्रिस्क्राइब मोड मतलब जिस मोड में एक्सेप्ट करना है उसी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब ऑफर जिस मोड में आया है और ऑफर में बोला है कि भाई एक्सेप्टेंस ऐसे करना चाहिए, तो हमें भी उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बस सिर्फ इतना लिखो जो हाईलाइटेड है ना, ये वाला, सिर्फ इतना लिखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। एंड फिफ्थ पॉइंट लिखना टाइम। टाइम में तुमको पूरा ही लिखना पड़ेगा। कल तुम्हारा 1:30 के बदले शायद 1 बजे से होगा। टाइम वाला लिख रहे हो ना? हाँ, 6 पॉइंट लिखना, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। और उसमें ये केस लॉ लिख देना, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस में सीधा ये केस लॉ लिखोगे, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडली। टाइम लिख दिया तुम लोगों ने? हो गया सबका टाइम लिख के? कैन आई स्क्रॉल दिस? अभी एक केस लॉ लिखो।
डन विद द टेस्ट लॉ. चलो डन. ये वाला हो गया ना. अभी लास्ट पॉइंट लिखो. एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. The performance of condition of a proposal or acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with proposal constitutes the acceptance of proposal. हो गया. चलो हो गया ना. अच्छा बाकी है. अब इस यूनिट में लास्ट दो चीज बाकी है. एक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है. फिर उसके बाद अपन देखने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. इज दिस क्लियर? एंड कैसे कैसे रिवोकेशन किया जाता है वो. ठीक है. अब इसके लिए ना आई विल टेक यू एंड मेक यू गाइज राइट डाउन एन एग्जाम्पल जिससे तुमको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ जाएगा. मॉड्यूल से वो उतना सारा पॉइंट्स पढ़ने जाओगे तो जिंदगी में याद नहीं रहेगा. ठीक है. तो सबसे पहले हेडिंग दे दो तुम लोग. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर. एक है ऑफरर
मिस्टर ए ऑफरिंग मिस्टर बी। ये क्या करता है, एक लेटर, हाँ लिखना है, उसमें वो क्या करता है, एक लेटर में ऑफर भेजता है। अब ये जो लेटर है ना, ये लेटर dispatched on 1/1/2020 by A, ठीक है, and letter received by B on 4/1/2020। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब क्या, जब ऑफरर ऑफरी को ऑफर भेजता है उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जैसे 1 जैन को इसने क्या किया, एक लेटर पोस्ट कर दिया, और बी को कब मिला वो लेटर, 4 जैन। मुझे एक बात बताना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हुआ, 1 जैन या 4 जैन? कैसे 4 जैन? जिस दिन उसने रिसीव किया। वेरी गुड, 4 जैन को मिला। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 4 जैन के बाद ये ए ऑफर को विड्रॉ कर सकता है? नहीं कर सकता ना, उसको ऑफर मिल गया। सिमिलरली सपोज 10 जनवरी को बी क्या करता है, एक्सेप्टेंस कुरियर करता है, मतलब ईमेल डालता है, और वो 10 जैन को बी ने भेज दिया, डिस्पैच कर दिया। ए को कब मिला वो, 14 जैन को मिला। तो क्या 14 जैन मतलब क्या, उसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है उस दिन? क्या उस दिन के बाद वो अपना एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है? समझ में आया तुम लोग को? तो ये कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन गोज हैंड इन हैंड। इज दिस क्लियर? चलो ये लिखो, हो गया इधर तक लिख के। अब देखो इसमें भी एक ट्विस्ट है, सुनो, इसमें भी ना एक ट्विस्ट है। ये तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि यहाँ पर ऑफर कंप्लीट होता है, समझा? बट सोचो, लॉजिकली सोचो, मैंने क्या बोला था, 10 जैन को बी अपना एक्सेप्टेंस डिस्पैच करेगा, तो कहना से 4 जैन से 10 जैन के बीच में भी ए चाहे तो ऑफर को विड्रॉ कर सकता है। जब तक बी अपना एक्सेप्टेंस डिस्पैच नहीं करता तब तक वो क्या कर सकता है, ऑफर को विड्रॉ कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उसके पास टाइम है। और बी कब तक वो एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, जिस दिन तक ए उसको पढ़ नहीं लेता। समझ में आई क्या बात? ठीक है, चलो अब इसके बाद लिखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां पर लिखो ए और यहां पर है बी। बी ने क्या भेजा, एक्सेप्टेंस भेजा, ठीक है। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब डिस्पैच हुआ, सपोज 6 जैन लेते हैं, 6 जैन 2020, और इसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस received on 10th Jan 2020। अब यहां पर लिखना कम्युनिकेशन
ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए, मतलब ए कब तक अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है? 6 तारीख तक। भैया ए कब तक अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है? 6 तारीख तक। समझ में आया? तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए क्या होता है? दैट इज 6 Jan 2020। मतलब ए कांट विड्रॉ ऑफर आफ्टर 6 Jan 2020। फिर अगेंस्ट बी, अगेंस्ट बी कब होता है? 10th Jan 2020। मतलब क्या बी उसके बाद अपना ये कर सकता है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है 10 Jan के बाद? नहीं कर सकता ना। लिखो बी कांट विड्रॉ एक्सेप्टेंस आफ्टर 10th Jan 2020। मतलब ऑन एंड आफ्टर होता है हमेशा, ऑन एंड आफ्टर, मतलब 10 तारीख और उसके बाद वो कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता है। समझ में आया क्या? मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली रिवोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, ये तुम लोगों को समझ में आया? सपोज अगर ऐसा होता कि ए ने क्या किया, 1 Jan 2020 को उसने ऑफर का लेटर भेजा। प्लीज इधर ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो। 1 Jan 2020 को उसने क्या किया, ऑफर का लेटर भेजा। दूसरे दिन उसको लगा कि नहीं मुझे ऑफर नहीं चाहिए, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब मुझे ऑफर इसको नहीं भेजनी। तो 2 Jan को क्या किया पता है? 1 Jan को ऑफर का लेटर भेजा, 2 Jan को उसने क्या किया, रिवोकेशन का लेटर भेजा। अब सपोज ऐसा हुआ कि ये तो उसको 4 Jan को मिला, बट उसके पहले 3 Jan को सपोज उसको रिवोकेशन का ऑफर, रिवोकेशन का लेटर मिल गया। मुझे एक बात बताओ, ऑफर मिलने से पहले रिवोकेशन मिल गया, फिर उसके बाद अगर भी उसको ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? चलो लिखो, नोट करके लिखो, नोट इसके नीचे लिखो। इफ ए हैज सेंट, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इफ ए हैज सेंट रिवोकेशन लेटर या रिवोकेशन ऑफ ऑफर लेटर, लिखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर लेटर ऑन 2 January 2020, if A has sent revocation of offer letter on 2 Jan 2020 and B received it on 3 Jan 2020, comma, your offer is revoked, your offer is revoked on 3 Jan 2020, full stop, hence acceptance by B is not valid, hence acceptance by B is not valid। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना सिमिलरली। अच्छा सपोज ऐसा होता है, इधर देखो, सुनो सुनो, उसने 2 तारीख को, 1 तारीख को ऑफर का लेटर भेजा, 2 तारीख को रिवोकेशन का लेटर भेजा। ऑफर का लेटर पहुंचा 4 जनवरी, ऑफर का लेटर का पहुंचा 4 जनवरी और रिवोकेशन का पहुंचा 5 जनवरी, बट बी ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, तो क्या वो रिवोक माना जाएगा? नहीं। देखो क्या बोला मैंने अभी तुम लोगों को, सिमिलरली इफ
हाँ एक साथ पहुंचा, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सपोज एक साथ पहुंचा तो उसमें बी ने सबसे पहले जो लेटर खोल के देखा होगा वो पहले एक्सेप्ट किया जाए। मतलब कैसे बोलने में आ रहा है, सपोज दोनों लेटर एक साथ आए, ठीक है, उसमें से बी ने पहले ऑफर का लेटर खोल दिया तो वो एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, और अगर सपोज उसने रिवोकेशन का लेटर पहले खोल दिया तो रिवोकेशन मान लिया जाएगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? अब ये सब ना एक मिथ है, इन रियल लाइफ में ऐसा सब नहीं होता है। क्या तुम अभी भी लेटर भेजते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैसे पता चलेगा, मतलब अब वो तो थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या? हाँ, इंसाफ मिलेगा। हाँ मजनू भाई, इंसाफ। बट एक मिनट सुनो, पहली बात तो क्या होता है पता है, नॉर्मली ऑफर जब देते हो तुरंत तुम पागल नहीं हो कि तुम तुरंत ही रिवोकेशन दोगे, तुम सोच समझ के ऑफर देते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो यू आर बाउंड बाय इट, यू विल हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट देन। इसलिए ये सब कैसा है, ये एक लॉ समझाने के लिए एक मिथ है पूरा, ठीक है। ये सारे केसेस मैं बनाकर दे रहा हूँ तुम लोग को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ आया तो क्या करोगे तुम, देखो सिमिलरली इफ लेटर ऑफ रिवोकेशन डिस्पैच्ड ऑन 2nd January 2020, similarly if letter of revocation dispatched on 2nd January 2020 by A but received on 5th January 2020, received on 5th January 2020 by B, comma, in this case offer is revoked offer is revoked on 5th Jan 2020। सुनो, उसके पहले अगर उसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया तो, बट अपने एग्जाम्पल में वो एक्सेप्टेंस का लेटर कब भेज रहा है? 6 जनवरी। समझा? तो मतलब अब तुम येड़े नहीं बनोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बोला ना ऐसे इंसाफ कैसे मिलेगा, तो ये था इंसाफ, मतलब हाँ इसमें क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा क्लैरिटी होती है। देख कैसा है कि उसने पहले भले ही ऑफर का लेटर खोल दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर दिया, अरे बट उसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया ना। उसने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब किया है? 6 तारीख को। तो क्या बी का एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सुनो केस को समझो, ए ने 2 तारीख को लेटर डिस्पैच किया और बी को 5 तारीख को मिला। पहले 4 तारीख को उसको ऑफर का लेटर मिल गया ये वाला, और 5 तारीख को उसको क्या मिल गया है? रिवोकेशन का। अरे भाई बट वो अपना एक्सेप्टेंस तो कब डिस्पैच कर रहा है? 6 तारीख को। तो क्या उसका एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा? नहीं। मतलब उस शाणे ने रिवोकेशन का लेटर पढ़ने के बाद भी वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो एक्सेप्ट करना है। इज दिस वैलिड? नो, इट इज नॉट वैलिड। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? सपोज अगर वो 5 तारीख को जिस दिन उसको रिवोकेशन मिला उसके पहले उसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर दिया है, तो वहां पर क्या होता कि ए हार जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है क्या पब्लिक? लिखो क्या बोला मैंने अभी तुम लोग को, लास्ट क्या बोला, डिक्टेट क्या किया? हाँ, सिमिलरली द लेटर ऑफ रिवोकेशन, नहीं क्या बोल रहा था मैं? हाँ यस, एक मिनट मुझे दिखाओ रे, मुझे याद नहीं आ रहा। क्या बोला था मैंने? सिमिलरली लेटर ऑफ रिवोकेशन डिस्पैच्ड ऑन 2nd Jan but received on 5th Jan by B, in this case हाँ offer is revoked। लिखो in this case offer is revoked on 5th Jan whereas B dispatches the acceptance on 6th January। B dispatches the acceptance on 6th January। Full stop। Hence it is an invalid acceptance। Hence it is an invalid acceptance।
हेंस इट इज एन इनवैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, इनवैलिड एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि 5 तारीख को उसने रिवोकेशन का भेज दिया और तू 6 तारीख को क्या कर रहा है, तेरा एक्सेप्टेंस भेज रहा है। इज दिस क्लियर? चलो लिखो, ऑल्टरनेटिवली if letter of revocation was received on if letter of revocation was received on 7th Jan 2020, alternatively if letter of revocation was received on 7th Jan 2020। अब मुझे बताओ, ध्यान से सोचो, 2 तारीख को उसने लेटर डिस्पैच किया रिवोकेशन का। सुनो, पहले 1 तारीख को ऑफर का लेटर भेजा, 2 तारीख को रिवोकेशन का भेजा, इसको 4 तारीख को ऑफर का मिला, 5 तारीख को रिवोकेशन का मिला, 6 तारीख को तो उसने एक्सेप्टेंस डिस्पैच भी कर दिया। मतलब अभी देखो 5 तारीख को नहीं मिला रिवोकेशन का, कब मिला? 7 तारीख को। तो मतलब एक्सेप्टेंस चला गया, उसके बाद रिवोकेशन का लेटर मिला, तो क्या अब बी का एक्सेप्टेंस इनवैलिड माना जाएगा? नहीं, वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो एक्सेप्टेंस मंजूरी कर दी, उसके बाद उसको क्या मिला? रिवोकेशन का। लिखो क्या लिखा तुम लोग ने जस्ट अभी, ऑल्टरनेटिवली रिवोकेशन वॉज रिसीव्ड ऑन 7th Jan 2020 फुल स्टॉप, acceptance by B is valid as it was already posted on 6th Jan 2020। full stop। here letter of revocation is invalid, here letter of revocation is invalid। सी ये पूरा ना मैंने तुम लोग को एक एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है? समझ में आया क्या? पक्का? चलो अभी मैं तुम लोग को मॉड्यूल के लैंग्वेज में लेकर जाता हूं, सुनो ध्यान से। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब क्या होता है, सुनो। The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। मतलब अपने एग्जाम्पल में 4th Jan होएगा, ठीक है? फिर ये इधर सब ये हो चुका है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब क्या, कि यहाँ पर हमें पहले मोड ऑफ एक्सेप्टेंस देखना पड़ेगा। पहला मोड है कम्युनिकेशन बाय एक्ट। एक्ट मतलब क्या, कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, वेदर रिटन और ओरल। तो रिटर्न वर्ड्स में इंक्लूड्स होता है टेलीग्राम, लेटर्स, फैक्स, ईमेल वगैरह सब। ओरल मतलब क्या, सीधा सीधा वो क्या करेगा, कॉल कर देगा, ठीक है? फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, ठीक है? कुछ चीज नहीं करने से वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ठीक है? इज कन्वेड बाय कंडक्ट और फोरबियरेंस ऑन पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कैरी कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट। मतलब क्या, साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन बाय ओमिशन। ना ध्यान से सुनना, बिकॉज साइलेंस इज नॉट communication, ये silence is not acceptance। see example देखो, A offers 50,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence। so B does not arrive on the date of hearing to the court। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर उसने क्या किया है, कोई चीज नहीं की है, तो उसका उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इज दिस क्लियर? तो जस्ट बिकॉज वो कोर्ट में नहीं आया, मतलब क्या, उसने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने हर्ष के ऊपर केस किया, ठीक है, और सोहम उसका गवाह है, बराबर। मैं सोहम को क्या बोलता हूँ कि तू ना आना मत, ठीक है, वरना मैं केस हार जाऊंगा। तो सोहम नहीं आता है, मैंने उसको बोला तुझे 50,000 मिल जाएगा। तो मतलब क्या, नहीं आना भी एक एक्सेप्टेंस होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड लास्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। कंडक्ट मतलब जैसे देखो ना, डिलीवरी ऑफ गुड्स में जो होता है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स में क्या होता है, जैसे अमेजोन का डिलीवरी आया, मैंने कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम रखा था, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पैसा ही नहीं दूंगा तो मेरे को प्रोडक्ट नहीं देगा, अगर मैं पैसा दे देता हूँ मतलब क्या, एक्सेप्टेड द गुड्स। इज दिस क्लियर? उसको क्या बोलते हैं, कंडक्ट। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम अगर बस में भी चढ़ते हो, सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, तो बस वाला क्या तुम्हारा चाचा है क्या? चलो भैया आगे जरा छोड़ दो ना,
बराबर, बस में चढ़ा मतलब क्या, तुझे टिकट लेना ही पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब क्या, यू हैव एक्सेप्टेड द बस सर्विसेज. ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन ऐसे बोलोगे मैं टैक्स भरता हूँ, मैं क्यों ट्रेन में ना जाऊँ. अरे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो मतलब यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ट्रेन, एंड फॉर दैट यू हैव टू डेफिनेटली पे द मनी. मतलब जिधर भी ट्रैवल करे उस चीज़ का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. कुछ ऐसी चीज़ करोगे जिससे तुमने एक्सेप्ट कर लिया है. अब ये जो पूरा है ना, लेट अस कम टू द इशू व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब एज अगेंस्ट द ऑफरर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर. ये पूरा मैंने तुम लोग को जो एग्जांपल लिखा है ना, उसका मैंने तुम लोग को दे दिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स. मतलब क्या, टेलीफोन से भी तुम एक्सेप्टेंस दे सकते हो. फिर फैक्स, पहले के जमाने में ना फैक्स बहुत चलता था. ठीक है, ये सब चीजें. कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन. स्पेशल कंडीशन मतलब क्या, जैसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में देखो एक एग्जांपल लेते हैं. व्हेन अ पैसेंजर अंडरटेक्स अ ट्रैवल, कंडीशंस ऑफ ट्रैवल आर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द टिकट्स. समटाइम्स दीज स्पेशल कंडीशंस आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पैसेंजर्स एंड समटाइम्स नॉट. उसका मतलब क्या होता है कि इन द इवेंट पैसेंजर इज ट्रीटेड एज हैविंग एक्सेप्टेड द स्पेशल कंडीशन द मोमेंट ही बॉट द टिकट. जैसे ट्रेन के अंदर स्मोकिंग करना मना है, ठीक है, और फिर भी अगर कोई कर रहा है मतलब क्या, ये कम्युनिकेटेड एन ऑफेंस. अब तुम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं नहीं आपने इधर तो कहीं लिखा नहीं है. अरे तो टिकट में स्पेशल कंडीशंस में लिखा है ना, यू शुड रीड दैट. इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड गाइस? देखो यहाँ पर एक और केस लॉ है, मुकुल दत्ता वर्सेस एयरलाइंस, वेयर प्लेंटिव ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता बाय एयर एंड द टिकट बोर कंडीशंस इन फाइन प्रिंट, बट सच टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी रीजनेबल. ठीक है. फिर ये देखो जो लॉन्ड्री में देते ना अपन, लॉन्ड्री बराबर, कपड़े धोने के लिए, डीसी वगैरह सब, ड्राई क्लीन वगैरह. सो ये क्या करता है, व्हेन द लॉन्ड्रर गिव्स कस्टमर अ रिसीट ऑफ क्लोथ रिसीट फॉर वॉशिंग. मतलब जब वो रिसीट देते हैं, जैसे तुमने 10 कपड़े दिए तो सामने तुमको एक पर्ची फाड़ के देगा. मतलब क्या, जब तुम आओगे कपड़े लेने के लिए तुमको रिसीट देना पड़ेगा, तब जाके वो तेरे को पैसा मतलब कपड़ा देगा. द रिसीट कैरी स्पेशल कंडीशंस एंड हैव टू बी ट्रीटेड एज बीइंग हैविंग ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर and there in a tacit acceptance. तुमने वो रिसीट ले लिया मतलब you have accepted the conditions. On these conditions is implied by the customer's acceptance. Are you all understanding? Is this clear? अब देखो इधर एक बहुत अच्छा केस लो, ये केस लो अभी तुम लिखोगे. ठीक है, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी. ठीक है, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी. यहाँ पर क्या हो रहा था देखो, पी ने कुछ क्लोथ्स दिए डीसी के लिए, फॉर विच शी रिसीव्ड अ लॉन्ड्री रिसीट containing a condition in case of loss customer would be entitled to claim 15% of the market value of the article. मतलब कपड़े का जो भी वैल्यू रहेगा मार्केट वैल्यू उसका सिर्फ 15% मिलेगा. ठीक है. P lost her new sari, held the terms were unreasonable and P was entitled to recover full value of the sari from the dry cleaner. In the case referred above, the respective documents have been accepted without a protest, hence amounted to tacit acceptance. tacit मतलब साइलेंट. याद करो, अगर उसने जब रिसीट देखा और रिसीट पे बोलते नहीं ऐसा थोड़ी होगा, मेरी साड़ी 1.5 लाख की है सपोज, ठीक है, तो उसको बोलना चाहिए था ना कि आप 1.5 लाख का 15% दोगे तो नहीं चलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कई बार पता है जहां पर रेस्टोरेंट का खुद का पार्किंग नहीं होता तो लोग क्या लिखते हैं, पार्क एट योर ओन रिस्क. पार्क एट योर ओन रिस्क मतलब क्या, तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, और तुम्हारी गाड़ी उधर से वो टो करके लेकर चला गया, तो तुम रेस्टोरेंट वाले पे बिल नहीं फाड़ सकते. बट कुछ रेस्टोरेंट में पता है वैले पार्किंग होता है. वैले पार्किंग मतलब वो उनकी जिम्मेदारी है, तुमने अपनी गाड़ी की चाबी उनको सौंप दी, वो ढंग से पार्क करेंगे. और पार्क एट योर ओन रिस्क मतलब क्या, तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी तुम उधर गाड़ी लगाकर अगर जा रहे हो तो तुम ऐसे रेस्टोरेंट वाले को नहीं बोल सकते अरे तेरे रेस्टोरेंट के बाहर ही गाड़ी लगा है, ये लोग ऐसे कैसे लेकर चले गए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? तो ये एक केस लॉ, इसको फटाफट से नोट करो, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी. नोट दिस केस लॉ. इसको हाँ इसी के नीचे लिखो केस लॉ. टैसिट एक्सेप्टेंस वाला लिखना. हेडिंग क्या दोगे? टैसिट एक्सेप्टेंस. व्हाट विल बी द हेडिंग? इट विल बी टैसिट एक्सेप्टेंस. ओके, पहले हेडिंग दे दो टैसिट एक्सेप्टेंस और फिर ये केस लॉ लिखो, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी.
ब्रेक चाहिए ना तो फिर ब्रेक ब्रेक अब क्या कहाँ लिया मैं वही तो देख अरे ये लोग बोलते हैं ना ब्रेक ब्रेक कब जाता है आज go and now ये कुछ बताया इन लोगों का नाम किसको पढ़ा बॉडीगार्ड करना चलो ये हो जाने के बाद ब्रेक ले लो 10 मिनट्स का 3:20 से 3:30 देन विल रिज्यूम